अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान विद अब्दुल्ला एंड हुमा। हुमा कुछ काम के सिलसिले में लाहौर में मौजूद हैं, छुट्टी पे हैं, इसलिए नीलम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और होपफुली आपको हमारे साथ अच्छा लगे और आप सबको हम दोनों के साथ अच्छा लगे। मुझे हमेशा अच्छा लगता है। चलिए जी नीलम, आप भी देख रही होंगी सोशल मीडिया पे और हम भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े लोग जज्बाती हुए हुए हैं और जज्बात में आके बहुत सी सजेशंस दी जा रही हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं, जिसमें सजाओं के मुख्तलिफ तरीकों पर लोगों की बहस शुरू हो गई है, क्या सजा होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम रिफॉर्म्स पर बहस करें, हम बेहतरी लाने पर गौर करें, हम तब्दीलियां लाने पर गौर करें। क्या ज़ैनब के वाक़े के बाद, कैपिटल पनिशमेंट के बाद बच्चों से ज़्यादती और उनको कत्ल करने के वाक़यात कम हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे। तो फिर क्या वजूहात हैं जिस पे हम अमल करके इन वाक़यात को वाकई कम कर सकते हैं? और अगर हम अब्दुल्ला पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करें तो पीटीआई का तो सबसे लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव नारा जो कि एक अनहोनी बात थी वो पुलिस रिफॉर्म्स थी, वो थाना कल्चर में तब्दीली थी, वो यकसा निज़ाम इंसाफ था। बिल्कुल, ये तमाम वो बातें हैं जिसका वादा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में आई थी। लेकिन क्या थाना कल्चर तब्दील हो गया? क्या हमारे थानों में एक शरीफ आदमी जिसके साथ कोई ज्यादती हुई हो और एक जुर्म पेशा आदमी, एक मुजरिम, उसके साथ यकसा सुलूक किया जाता है? ये सारा सिस्टम किसको तहफ़्फ़ुज़ देता है? क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा इतना डेवलप हो गया है, इतना ज़बरदस्त हो गया है, इतना फ्लॉलेस हो गया है कि तमाम लोगों को बर वक्त फौरी इंसाफ मिल रहा है? क्या हमारी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक आ गई है, नहीं आ गई है? डायरेक्ट रसाई है एक आम आदमी की कि वो जाए, अगर उसे कोई मसला है तो वो डायरेक्टली डीआईजी से राब्ता कर सके? कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो बनाया जा सकता है। देखें, आज भी हमारे घरों में जब कोई दुआ की जाती है ना तो सबके लिए ये दुआ होती है कि किसी को अल्लाह ताला थाना और कचहरी और कोर्ट और अदालत के चक्कर ना लगें। तो ये जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा, माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती है। और एट द सेम टाइम हमें अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत किस तरह करनी है, किस तरह से उन्हें औरत का एहतराम करना सिखाना है, किस तरह से उनको ये बताना है कि कंसेंट, औरत की मर्जी के बगैर आप उसके जिस्म को, उसकी शख्सियत को वायलेट नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। जहां आप और जज्बाती होकर बातें कर रहे हैं, वहां ये बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं कि हम आने वाली नस्लों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और मोटरवे केस का तस्करा करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस जैसे हाई प्रोफाइल मामले पे पंजाब पुलिस और हुकूमत की फुर्तियां सिर्फ ऐलानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद नजर आ रही हैं। 5 रोज गुजर गए हैं लेकिन दिल दहलाने वाले वाक़े की गुत्थियां सुलझ नहीं रही हैं। बिल्कुल, और गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात करें तो नामजद मुल्जिम वक़ारुल हसन ने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी और मुल्जिम वाक़े में मुलव्वस होने से इनकार इस शख्स की जानिब से कर दिया गया था। मरकजी मुल्जिम आबिद को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़ाहिर कोशिशें तो की जा रही हैं इस पर। दोनों मुल्जिमान की शनाख्त खुद वज़ीर आला पंजाब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाहिर की थी। ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। जिन मुल्ज़मान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी के बगैर मुल्ज़िमान की शनाख्त सामने लाने का नतीजा ये निकला कि मरकजी मुल्ज़िम बआसानी फरार हो गया। अपोजिशन इस पर सख्त तनकीद कर रही है। फिलहाल सिर्फ ये पेशरफ्त हो रही है कि वज़रा और मुशीरान एक दिन में कई बयानात दे रहे हैं जिससे आवाम में बेचैनी तो बढ़ी रही है, लेकिन केस किस जानिब जा रहा है ये किसी को मालूम नहीं हो पा रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल है। इस बात पे भी लोगों ने तनकीद की कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बताने के लिए कि मुल्ज़िमान है, उसके बाद जाहिर है कोई बड़ी पेशरफ्त होती या तो इनको पकड़ लिया जाता तो फिर उस वक्त इतना तमाम शो लगाया जाता तो बड़ा मुनासिब होता। से भी कहा जा रहा है कि राजदारी का चूंकि ख्याल नहीं रखा गया और ये पहली बार हुआ है कि मुल्ज़िमान के फरार होने के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो ये बात भी समझ से बाहर नजर आती है। बहरहाल वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये वाकया होना ही नहीं चाहिए था, जाहिर है इसमें पुलिस की गफलत तो नजर आती है, फिर मुल्जिमान तक पहुंचने में 4-5 दिन लग गए हैं। मरकजी मुल्जिम का फरार हो जाना, इसमें भी पुलिस ही कसूरवार निकल रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि पुलिस ज़बरदस्त काम कर रही है। अब तक पुलिस का ज़बरदस्त काम इसमें क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, बात यह है कि आज से 3 साल पहले भी ज़ैनब बच्ची का केस हुआ था कसूर में। 3.5 माह लग गए थे, पूरी मशीनरी लगा दी गई पंजाब की, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के सर पे चढ़ा हुआ था, लेकिन 3.5 महीने बाद कहीं जाके उनको कोई उसका सुराग मिला था मुलजिम का। फिर दूसरा, इसी मुलजिम आबद अली का आज से कोई 7 साल पहले 2013 जून में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इसने पहली दफ़ा रेप किया और बड़ा दर्दनाक किस्म का जना वो भी वाक़या है, आमदोनाक किस्म का वाक़या है। इसके ख़िलाफ़ FIR हुई, 6 महीने के अंदर बाइज़्ज़त बरी हो गया दिसंबर 2013 में। और यही फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जिसका ये बड़े डोले फुला के जो है वो क्रेडिट लेते हैं, हालांकि ये चौधरी परवेज़ लाई साहब के फ़ैसला और उनकी हुकूमत, उस वक्त में MPA होता था 2007 में, ये उस वक्त का डिसीजन है, लेकिन ये अपना क्रेडिट लेते हैं। ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी उस वक्त मौजूद थी। मज़ेदार बात यह है कि 2013 दिसंबर में ये आबद अली जो है वो उस रेप केस से अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गया, लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई इस इशू की, जो जून 2013 में भेजी गई, वो मार्च 2014 में जनाब 10 महीने बाद और इसके बरी होने के 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आई, हमने जनाब पंजाब हुकूमत ने उसी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की 3 दिन के अंदर अंदर सारी रिपोर्टें, टेस्टिंग, मैचिंग वो कंप्लीट करके हम उसको सुराग लगा के पहुँचे। और दूसरा, पुलिस ने जियो फेंसिंग करके जदीद साइंसी और रवायती जितने मैकेनिज़्म थे और 28 टीमें बनी, दिन रात एक ही है। आम पब्लिक को इस चीज़ का इल्म नहीं है, आपको भी शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन मैं कि जो इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको जनाब वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, और फिर उसके बाद राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून, फिर मोमिन आगा साहब होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, और वो टीमें दिन रात एक करके 72 घंटों के अंदर हमने सुराग लगाया आबद अली का, फिर उसके साथ बाकी भी जो उसके साथ जो लोग शरीक थे। तो ये पुलिस की कंट्रीब्यूशन है, और 3 दिन के अंदर अंदर सुराग लगा के, और अब इंशाल्लाह आपके सामने है, कल जनाब इकरारुल हसन ने भी गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी उसने हंसते हंसते नहीं दी, अपने खुशो खुजू से नहीं दी। आबद अली और इकरारुल हसन जो है, इसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया 3 दिनों में। इसके अजीज़ रिश्तेदार, इसके जितने अजीज़ व कारब, इसके इर्द गिर्द के लोग प्रॉपर तरीके से सारी टीमों ने एक्टिवली रोल प्ले करते हुए छांगा मांगा, शेखुपुरा और बहावल नगर, फोर्ट अब्बास, हर जगह पे, तो उस नतीजे पे पुलिस ने जो अच्छा काम किया है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। अब अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आखिरी मरहला जो अब इसके मुलज़मान की गिरफ्तारी का है वो कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे काम पे उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। जी, मुलज़िम इकरारुल हसन ने खुद गिरफ्तारी दी, आपने कहा उसमें भी पुलिस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब ये बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन वाक़यात को रोकें, किस तरह से हम अपनी औरतों के, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएं। बड़ा सीरियस ये नौयत का जुर्म है, इस पर सियासत के बजाय अब सोचना चाहिए फयाज साहब, और हम आपसे सीरियस सजेशंस कुछ चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम आपके ख्याल में कैसे हो सकती है? आपके ख्याल में क्या ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किसी नई कानून साजी की ज़रूरत है, या फिर इस वक्त जो कवानीन हैं अगर उसी पर मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया जाए तो ये काफ़ी होगा? क्या हम अपने इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी लाएँ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के सिस्टम में बेहतरी लाएँ, क्या करें हम? देखिए, कवानीन तो बेतहाशा हैं। तहफ़्फ़ुज़ नुस्वा बिल जो है ना, हर दौर के अंदर जब भी कोई नई रजीम आती है वो अपने मरकज़ और सूबे के अंदर जो है वो नई अमेंडमेंट्स के साथ नया बिल लेके आती है, बिल पास भी होते हैं। असल चीज़ ये है कि उसकी एम्पावरमेंट, लॉ की एम्पावरमेंट, कानून की अमलदारी, कानून को नाफिज करने का जज्बा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं तो समझता हूँ कि ये कम अज़ कम रेप केस जो है बच्चे और बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ, इसके हवाले से कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद, कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद, पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, अदालत की प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, मेरी ज़ाती राय ये है, ये मेरी हुकूमत की राय नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है कि उसको सरेआम जो है ना वो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। वो मौत की सज़ा का मैकेनिज़्म कोई भी तय कर लेना चाहिए। लेकिन इन केसेस के अंदर देखें, आपके अरब ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कभी भी इस तरह का कोई जुर्म जो है वो आपको उक्का दुक्का ही जो है वो नज़र आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रेप के केसेस, बच्चे और बच्चियों के और ख़वातीन की, इसकी सज़ा जो है ना वो कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, अदालत के अंदर केस चलने के बाद, प्रोसीडिंग होने के बाद, प्रोसिक्यूशन होने के बाद, सज़ा जो है वो सरेआम जो है ना वो होनी चाहिए। और अगर चलो ये भी नहीं होती तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीडी आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालती सिस्टम के भी कुछ फॉल्ट हैं। अब आप देखें ना,
यही आबिद अली है जून 2013 के अंदर ओपनली ब्लंटली नेगेटिवली जो है ना इतना जिसे कहते हैं ना गलीज और मकरू और शैतानी अमल करता है। FIR कटती है, 6 महीने बाद जनाब वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं अदालत से। तो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम, पाकिस्तान के पुलिस का सिस्टम, इन सारों में फॉल्ट है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जिस जिस शोबे में भी इस हवाले से कोई कोताही गफलत है उसको हम दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सजा के तरीकाकार पे तो हर किसी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन अदालती सिस्टम, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म, सियासी निज़ाम को भी आपने साथ में मेंशन किया, इन सब चीज़ों को अब वाकई ठीक होने की ज़रूरत है और बच्चों की तरबियत पे ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जो मर्जी सज़ा दे दें, ये मामला जूं का तू रहेगा। अगर आप सख्त से सख्त सजा भी देंगे ना और चौक चौराहों में भी सजाएं देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ वो सिस्टम और मजबूत हो जाएगा कि जुर्म नहीं रुकेगा, वो सिस्टम मजबूत हो जाएगा कि उस सजा से बचना कैसे है या उस स्टेज तक नहीं पहुंचना कैसे है, और उससे और ज्यादा क्रिमिनल माइंडसेट के तहत लोग काम करेंगे, उससे और ज्यादा रिश्वत का बाजार गर्म होगा, उससे और ज्यादा जुर्म करने के नए तरीके निकल आएंगे। सो किस तरह से इस जुर्म को रोकना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। प्लास्टिक सर्जरी से काम नहीं बनेगा, इस कैंसर को अगर जड़ से खत्म करना है बिल्कुल तो इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ की स्पीडी बर्बाद कार्रवाई जो है वो होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें होती है और उस दिन से रईस साहब हमारे साथ ही हमें रिपोर्ट भी करते रहे। रईस साहब, अभी तक जो कार्रवाई हुई है इसमें पुलिस तहकीकात में भी अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं क्योंकि 5 रोज हो गए हैं, अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अभी तक क्या अहवाल है जो तफ्तीश एट द सेम टाइम रईस साहब, नीलम आप मेंशन कर रही हैं 5 रोज हो गए, फयाज साहब जो हैं वो इसे पुलिस और पंजाब हुकूमत की कामयाबी अभी बता रहे थे कि जहां ज़ैनब वाक़े में महीने लग गए थे, 3 महीने, वहां 3 दिन में ये लोग आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए हैं उसी फोरेंसिक लैब के तहत। देखिए बात यह है कि जो वाक़या ये हुआ, पहली बात तो ये बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ। ये फयाज चौहान साहब ज़रूर कह रहे थे कि हमने बड़ी जल्दी कर लिया, ऐसी इसमें जल्दी हो भी जाना था। और ये इनके ही दौर में ये पहली बार ऐसा हुआ कि मोटरवे पे खातून को रेप कर दिया गया। और दूसरी अहम बात, इसी इलाके में, इसी गुज्जरपुरा थाने के इलाके में आज से 3 माह पहले सड़क पे लड़की को उठा के ले गए और सड़क से जाके उन्होंने रेप किया और वो गरीब लड़की थी। ये दोनों वाक़यात इसी हुकूमत में हुए हैं। बात यह है कि अब ये क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला गया, मीडिया में बहुत ज़्यादा आया, तो कामयाबी इसमें कोई ऐसी नहीं है। अब साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, पहले इनके पास साइंटिफिक तरीके नहीं थे, खोजियों के ज़रिए पहुंचते थे। अब किस्मत से अगर उस मुलजिम का जो डाटा था वो इनके पास मौजूद था जो मैच कर गया, लेकिन कामयाबी किस तरह कह सकते हैं आप? अभी तक तो आपके हाथ में मरकज़ी मुलजिम आया ही नहीं है। और दूसरी जो जहाँ तक मैं बात करता चलूँ, पूरी हुकूमत ने बैठ के बड़े हैवी दावे कर दिए, लेकिन मुलजिम कहाँ? ये तरीका नहीं होता। तरीका दुनिया में देखें, तरीका ये होता है कि शहर का जो पुलिस चीफ है या कंसल्ट जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, वो आके एक आपको इन्वेस्टिगेशन की जो है ना वो एक हद तक बता देता है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी इसमें ऐसा होना चाहिए था कि एक पुलिस चीफ आता, वो आके ये बताता कि जी हम इस जियो फेंसिंग की गई है, हमारा पिछला डाटा जो है फोरेंसिक साइंस का हमने उसको भी लिया है, हम इस नतीजे में पहुंचे कि अभी तक ये 2 मुल्ज़मान सामने आए हैं। और हमारी जो है ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला ने शुरू की ना तो हम भी ये समझे थे कि शायद मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली पता लगा था कि सिर्फ आइडेंटिफाई हुए हैं और उन्होंने आके इसका बड़ा ऐलान कर दिया। CCPO लाहौर साहब को शो कॉज नोटिस भी मिला इस सारे मामले में, आपको पता है उनके बयानात पे बड़ा शोर शराबा भी हुआ, लेकिन अपेरेंटली वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा। एक तो ये कंफर्म कर दीजिएगा, दूसरा मरकजी मुलजिम तक कोई क्लू इनको मिला है, पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, उस तक कब तक पहुंच जाएंगे, कुछ बता रही है पुलिस? नहीं, अभी तक तो देखिए जी, मरकजी मुलजिम तक यही क्लू मिला है कि अभी उसके बाप को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया। देखिए फिर बात वहीं आ जाएगी। अब उसको ये मरकजी मुलजिम कह रहे हैं, जिस तरह ये वकारुल हसन को मरकजी मुलजिम कहा गया, उसका फ़ोन उसने कहा मेरे साले के पास था। अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हो सकता है जब साला सामने है पता लगे जी वो मोबाइल को उसने किसी और को दिया हुआ था। अभी इस एकदम बार बार ऐलान नहीं करने चाहिए कि वो मुलजिम निकल आया, वो मुलजिम निकल आया।
मरकज़ी मुलजिम ठीक है, इनके फोरेंसिक साइंस एजेंसी उसके डाटा मैच कर गया, इसलिए वो इसको मरकज़ी मुलजिम कह रहे हैं, और जियो फेंसिंग के ज़रिए वो फ़ोन भी वहाँ पर था उसका मौजूद। तो ये एक बड़ा सबूत कह रहे हैं, बड़ा एविडेंस है कि एक वो जो मुलजिम आबद है वो एक मरकज़ी मुलजिम है। दूसरे मुलजिम का तो अभी पता भी नहीं है, अगर अब्बास है तो फिर उसको लाया जाएगा, उसकी डाटा मैच किया जाएगा, उसकी फोरेंसिक साइंस होगी, उसकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा, इसलिए अभी तक तो पुलिस मामले में राजदारी से जो काम नहीं लिया गया उसने भी इफेक्ट किया है तहकीकात को, और ये भी कहिएगा कि ये जो गुज़िश्ता रोज मुलजिम वकारुल हसन इसे गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने इसका डीएनए भी करना था, तो वो क्या हो गया इसका डीएनए? जी जी, जो वकारुल हसन है उसको तो अल्टीमेटली उसके आते ही डीएनए उसका ले लिया गया था, सैंपल उसका वो भेज दिया गया। लेकिन ये सही कह रही है कि जो आप ये इसमें बहुत ही हमें ना उसमें रखना पड़ता है इसे सीगा राज में, लेकिन जहाँ पुलिस नहीं रख पाई, जिसका जिम्मेदारी है, वहाँ मीडिया भी नहीं रख पाया। मीडिया की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। ये मीडिया में भी सबकत लेने के चक्रों में ना हमने बहुत सी चीज़ें जो है ना उसके मंजराम पे ले आए, लेकिन वो पुलिस राजदारी, पहले कई केसेस में ऐसा हुआ कि पुलिस बहुत राजदारी इसको रखे रखी है, लेकिन अभी राजदारी पुलिस को रख नहीं सकी। और दूसरा जो आपने बात की पुलिस चीफ की, अंडरस्टूड है, पुलिस चीफ जो है लाहौर का इस वक्त पुलिस चीफ है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, उसे हर चीज़ बतानी पड़ती है, वो उसमें हर मीटिंग में बैठेगा। लेकिन जो जहाँ तक पुलिस चीफ की बात है, इनको अफसरान जो है ये सोच समझ के रखने चाहिए। ये हर पाँच माह बाद, 6 माह बाद कहीं आईजी चेंज नहीं होते, कहीं एक वाक़े पे पुलिस चीफ चेंज नहीं होते, वाक़े दुनिया में होते रहते हैं। यहाँ तो खैर आजकल एक्स्ट्रा हो गया। और सबसे ख़तरनाक बात जो पहले कभी नहीं हुई, सड़कों पे ख़वातीन के साथ ये काम होने शुरू हो गए हैं। मतलब इसके साथ साथ मरी देखें, फिर ख़वातीन को मारा पीटा। उससे पहले एक वाक़या हुआ, पूरे ख़ानदान ख़वातीन बच्चों को मारा। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, कोई डाकू आया, छीना, चीज़ें छीनी चला गया। लेकिन जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रईस साहब, हम इसी पे हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने आने वाली नस्ल को क्या तरबियत दे रहे हैं, किस तरह से इन्हें बड़ा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा लिटरली अब मामला। अब ये बता दें, क्या खबर है आपके पास, CCPO लाहौर इज गोइंग टू स्टे एट हिज पोजीशन या फिर कोई है उनकी तब्दीली का इम्कान अब भी? देखिए, जो हुकूमत है उनको तो रखने पे फर्म है, लेकिन जो मेरे ज़राए कहते हैं, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, हो सकता है रॉन्ग हो, ये इम्कान इस चीज़ का है कि उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी जिस तरह उनके काम करने का अंदाज़ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस तरह वो आए और उन्होंने IG के बारे में बात की, इस तरह ही वो जो उसके नीचे पुलिस है उसके लिए कर रहे हैं। जिस तरह कोई शिकायत आई उसको बुलाएंगे, हथकड़ी लगा के ले जाओ। बड़ी इस वक्त रिजेंटमेंट है पुलिस में लाहौर में इस वक्त। ये ना हो किसी जो इनका रवैया है, ये ऐसे रवैये नहीं चलते। किसी की शिकायत आए, जिस तरह उनका अपना मसला कहते हैं, ये तो मेरी एक रिपोर्ट आई थी, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। अगर जो उनके नीचे अफसरान है, उनकी अगर शिकायत आती है तो उस पर उसकी इंक्वायरी है, साबित होना पड़ेगा ना किसी को सज़ा देने के लिए। ये बुलाते हैं, हथकड़ी लगा के भेज देते हैं। ये इतनी रिजेंटमेंट लाहौर पुलिस में इनके नीचे कि मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह इनके बयान से तमाम ऊपर के अफसरान नाराज़ हो गए थे कि नीचे के जो पुलिस वाले वो स्ट्राइक पे ना चले जाएं। नहीं, इनके बयान मैंने से कल अफसरान से अवाम बड़े नाराज हुए थे, जिस तरह के बयान बड़े नाराज हैं। इस तरह के बयान तो जाहिर है कि वो इनसेंसिटिव होने का सबूत होते हैं। जी रईस साहब, आखिरी एक बात कहते चलूँ कि अभी पिछले दिनों किसी को शिकायत आई, रूटीन में होंगे, इन्होंने कहा जाओ जी थाने वाले हथकड़ी लेके आओ, इन्हें हथकड़ियाँ लगाएं। इस तरह नहीं होता कहीं कि कुछ चीज़ साबित नहीं हुई। किस तरह एक पुलिस ऑफिसर को, पुलिस कांस्टेबल को हथकड़ी लगा सकते हैं। इसमें मैंने बात की लोगों से, उनकी बड़ी रिजेंटमेंट है पुलिस में। वो कह रहे हैं ये क्या तरीका है कि बुलाते हैं हथकड़ी लगा के ले जाओ। इस तरह तो फिर अगर इनके खिलाफ जो केस बना था, जो रिपोर्ट गई थी, जो IB की रिपोर्ट जिसमें तरक्की रुकी, जिस पर इतना करप्शन और बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम आते हैं, फिर तो इनको भी हथकड़ी लगा देनी चाहिए थी। तो इस तरह इनको सोचना चाहिए। हालात जो हैं तरीके से चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन तरीके से होती है, इंक्वायरी तरीके से होती है, लेकिन इनको फोकस रखना चाहिए क्राइम को। मैं एक और आखिरी मज़े की बात बताऊँ आपको, जो ये इसी गुजरपुरा थाने इलाके में जो 4 लोगों ने खातून को रेप किया था, उसके लिए पुलिस को अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जब वो मुलजिम आए, जेल भेजा जा रहा था, तो पुलिस का ही है सब इंस्पेक्टर, उसको कह रहा है कि मैं इन मुलजमान से आपको 3 एकड़ ज़मीन दिलवा देता हूँ, मैं आपको पैसे दिलवा देता हूँ। पुलिस का ये काम है। पुलिस का काम है कि मंतकी इंजाम को बचाए उसके मुलजिम को। और इसी तरह जो बात की इसकी आबिद अली की, सबसे पहले तो पुलिस कोशिश करती है कि राजीनामे हो जाएं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका रईस साहब, वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे बड़ी तफसील से इस मौजू पर बात हो सकती है। बात यह है कि हम यहाँ
जहां कुछ कोताहियां, कुछ बुराइयां, कुछ फ्लॉज पुलिसिंग के सिस्टम के गिनवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इख्तिदार में आई तो उससे पहले इनके जो चंद नुमाया स्टार नारे थे ना, उसमें एक बहुत नुमाया नारा पुलिस रिफॉर्म्स का भी था, पुलिस कल्चर की तब्दीली का था। और जैसे रईस अंसारी साहब भी बात कर रहे थे, ऐसे बयानात की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि जब CCPO की जानिब से ऐसा बयान दिया जाएगा तो जो उनके नीचे पुलिस एहलकार हैं उनको भी शय मिलेगी। कोई खातून रात के वक्त ही अपनी शिकायत लेकर जाती हैं तो वो भी बड़ी आसानी से कह देंगे कि बीबी आप क्या काम है इतनी रात को बाहर आके शिकायत भी हमें लगाने का। बिल्कुल। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना केसेस की नीलम आप बात करी थी कि कोरोना जो है हम ये प्लीज़ ना समझें, और बार बार हम यहाँ बैठ के यही आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस कम यकीनन हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और एक अफसोसनाक खबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जियो न्यूज़ फैमिली, कोरोना वायरस में मुब्तला बदीन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ सई खालिक हकीकी से जा मिले हैं। सिंध के पसमानदा ज़िला बदीन और थरपारकर की आवाज़ बने हैं। यकीन मानिए कि थरपारकर में जो मसाइल थे वो तो उन्हें उजागर किए ही अपने काम के ज़रिए, लेकिन थरपारकर का वो हुस्न और वो बारिश के बाद मोरों का नाचना और वो खूबसूरती दुनिया के ज़रिए ही, वो हनीफ ज़ई के ज़रिए ही और जियो न्यूज़ के ज़रिए ही दुनिया तक पहुंचा। और जियो पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने कितनी मरतबा खुसूसी हमें रिपोर्ट्स भेजी हैं। बहुत जल्दी हम सबसे ये जुदा हो गए। और कोरोना वायरस, अगेन कोरोना वायरस की हम बात कर रहे थे, कोरोना हुआ, इन्हें क्रिटिकल हुए, कराची शिफ्ट किया गया, इन्हें एक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, ICU में कई रोज़ एडमिट रहे, और अब ये अफसोसनाक खबर हम तक पहुंची है कि हनीफ इज़ नो मोर विद अस। हनीफ 13 साल से जियो न्यूज़ से मुंसलिक थे और थर के बासियों के जो मसाइल थे और थर की जो खूबसूरती अब्दुल्ला नज़र आती थी वो हनीफ ज़ई की वजह से हमें ज़रूर याद रहेगी हमेशा। Rest in peace, और indeed it is indeed a very very great loss for Jio News, Jio family. अल्लाह ताला हनीफ आपके घर वालों को सब्र दे और आपके दर्जात बुलंद करे। It's time to wish somebody a very very happy birthday. कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल आज अपनी 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। ऑलराउंडर ने पाकिस्तान की जानिब से 47 टेस्ट और 156 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। वर्ल्ड कप 1996 के क्वार्टर फाइनल में वसीम अकरम के जख्मी होने पर क़यादत भी इन्होंने ही की। बिल्कुल, पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर हैं आमिर सुहेल 14 सितंबर 1966 को लाहौर में पैदा हुए और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर ने 47 टेस्ट और 156 वनडे इंटरनेशनल में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। आमिर सुहेल ने 47 टेस्ट में 5 सेंचुरीज और 13 50s की मदद से 2823 रन स्कोर किए और उनका बेहतरीन स्कोर 205 रन रहा। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग से उन्होंने 25 विकेटें भी हासिल की करियर में। ऑल दोस 90 किड्स हु वर ग्रोइंग अप, और उन्होंने ये 92 वर्ल्ड कप तो नहीं एज सच अपने होश में याद, लेकिन 96 का याद है। तो सईद अनवर और आमिर सुहेल वाला जो एरा है ना 90s का, वो आई एम श्योर कि वो एक नॉस्टैल्जिया आपको में आप चले जाते हैं whenever you hear these names, आमिर सुहेल एंड सईद अनवर, and they all are still graceful इस एज में भी। अच्छा जी, बिल्कुल। ये फिटनेस इंस्पिरेशन तो आपको पता है कि वसीम अकरम हो, वसीम अकरम साहब हो, आमिर सुहेल हो, एज जो इज जस्ट अ नंबर फॉर देम सर्टेनली। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक अहम मामला जो कि वैसे तो आम है ही, लेकिन हुकूमत के लिए और भी ज़्यादा प्रेसिंग इशू बन गया है। FATF से मुताल्लिक बिल पास कराने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में हम आहंगी नहीं हो पा रही है। मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तरफ ही जाता नजर आ रहा है। हुकूमत ने FATF से मुताल्लिक अपोजिशन की बास तजावीज़ मंजूर भी की हैं। 7 बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर भी हुए, लेकिन 25 अगस्त को सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा 2 अहम बिलों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे अपोजिशन की जानिब से मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार दिया था और दीगर वुज़रा ने अपोजिशन की मुजव्वज़ा तरमीम को NRO मांगने से तशबीह दी थी। क्या कहा था, दिखाते हैं आपको। अब एक बार फिर हुकूमती ज़राए का कहना है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने से पहले पार्लियामान में कई जमातों के रहनुमाओं के साथ इस पर मुशावरत की जाएगी और वज़ीर आज़म और वुज़रा के सख्त बयानात के बाद अब ये लगता है कि मामला एक बार फिर लटक जाएगा और बात ये नहीं बनेगी। लेट्स सी क्या होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने जो हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, कौमी असम्बली और सेनेट के सेशंस आ रहे हैं। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि किसी तरफ FATF के कवानीन किसी तरह से मंजूर हो जाएं। क्या आप लोगों ने जायजा लिया है कि ये काम पहले क्यों नहीं हो सका? सेनेट में क्या मसला ऐसा आ गया कि जिन पार्टियों ने कौमी असम्बली में वोट दिया था वो सेनेट में नहीं दे रही हैं?
तो वो सेनेट में जो भी हुआ, जाहिर है अपोजिशन का वहाँ ज़्यादा था, जो अददी अक्सरियत थी, तो उसमें वो 2 बिल्स जो पिछली मरतबा आए सेनेट में और कौमी असम्बली से वो मंजूर हो गए थे, वो इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक बिल था और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का की तरमीम का एक बिल था, दोनों तरामीम थी। तो वो वहाँ पे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए जिस भी वजह से हुए। तो जब कौमी असम्बली से मंजूर हुआ बिल सेनेट में मुस्तरद हो जाता है, तो फिर उसको जो है तरीकाकार यही है कि फिर वो मुश्तरका इजलास या जॉइंट सिटिंग में जाता है। तो सेनेट में मुस्तरद क्यों हुआ उसका जवाब तो अपोजिशन ही दे सकती है, क्योंकि उनकी वहाँ अददी अक्सरियत थी और अभी भी है। लेकिन अब ये है कि वो दोनों बिल्स जो हैं वो तो जाएंगे मुश्तरका इजलास में या जॉइंट सिटिंग में। वलीद साहब, ऑपोजिशन का ये कहना है कि उनकी तरमीम शामिल कर ली जाए तो वो इस अहम कानून साजी का हिस्सा बन सकते हैं, तो इसके लिए बेहतर नहीं है कि ऑपोजिशन से कोई बात कर ली जाए? इतनी लचक क्यों नहीं दिखाई जा सकती? जी, ये दुरुस्त है कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर ही एक इत्तेफाक राय हो सकता है, और इसी का इजहार जो है, इसी तवक्को का इजहार जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कल नहीं बल्कि परसों, ये कि सैटरडे को उन्होंने किया था टैक्स सलाम में, और वो यही था कि एक सब कमेटी है पहले जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के नुमाइंदे हैं। पहले वो जिसमें फरूक नसीम साहब भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से शहजाद अकबर साहब भी हैं, और उसके अलावा फ्रॉम दी अपोजिशन साइड शरी रहमान साहिबा और गालिबन नवीद कमर साहब हैं नेशनल असम्बली में। तो उस पर फिलहाल इसी तवक्को का इजहार किया जा रहा है, इससे पेशतर के जो बाकायदा इजलास शुरू हों, कि वो सब कमेटी पहले और उसके बाद एक ज़्यादा बड़ी कमेटी है, उसमें इस किस्म की जो है मामलात पर, इस किस्म के मामलात पर कोई इत्तेफाक राय हो जाए। इत्तेफाक राय होना भी चाहिए, कौमी सतह का मसला है। बताइएगा वलीद साहब, अब बज़ाहिर ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में ही अपैरेंटली जाता नज़र आ रहा है, तो आपको उम्मीद है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन या सख्त मुज़ाहमत नहीं मिलेगी और हुकूमत बिल आखिर ये बिल पास करवा लेगी? भले वो मुश्तरका इजलास में हो, जॉइंट सेशन में हो, या इनफरादी या रेगुलर सेशन जो एक एक ऐवान की अलग-अलग होती हैं, ये वो इम्तिहान है हमारा बहैसियत पाकिस्तानियों के। और जब मैं कहता हूँ बहैसियत पाकिस्तानियों के, तो उसमें तमाम फिर सियासी जमातें आती हैं, अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, कि जी वो पाकिस्तान के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की मईशत की मजबूती और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है एक जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस और उन तमाम लवाजमात से हमाहंगी जो कि दुनिया भर में सब मान रहे हैं कि जी हमने इन तमाम जो नाजायज़ तरीके हैं धन दौलत को ब्लैक से वाइट करने के, उनको अगर हमने मुस्तरद करना है और हमने इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे अपने आप को मुत्तफिक करना है, तो ये इम्तिहान पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, वो किसी सियासी जमात से भी हो। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने आपके लिए निकाल के रखी है और सोचा आपसे शेयर करें। इलॉन मस्क, टेस्ला वाले, इनको कौन नहीं जानता, नित नई चीज़ें तैयार करने वाले हैं ये अरबपति और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब कुछ नया लेके आ रहे हैं। कई बरस से इंसानी दिमाग में माइक्रोचिप नस्ब करके उन्हें दिमागी और जिस्मानी अमराज के इलाज में मदद देने पर इनकी कंपनी काम कर रही थी। सो व्हाट आई अंडरस्टूड अ लिटिल बिट के एक इंसान के दिमाग में एक चिप नस्ब होगी जो उसको पता नहीं मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज में मददगार प्रॉबेबली साबित होगी। माहिरीन का कहना है कि इंसानी दिमाग में कंप्यूटर जस्ट नस्ब करना ख़तरे से खाली नहीं है। सुन के ही अजीब लगता है, ख़तरे से खाली आई एम श्योर नहीं होगा। एक टर्किश माहिर ने खबरदार किया है कि कंप्यूटर चिप्स को हैक किया जा सकता है जिसके बदतरीन नतीजे निकल सकते हैं। आप इमेजिन करें आपके दिमाग में कोई चिप लगी हुई हो जैसे कोई हैक कर ले और उसके बाद मे बी ही वुड बी और शी वुड बी एबल टू कंट्रोल योर ब्रेन एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो
तो बड़ा अजीब सा हो सकता है। हाँ। ये तो किसी साइ-फाई खौफनाक हॉरर मूवी का प्लॉट सा लग रहा है कि इंसान के दिमाग में चिप है और उसको किसी और ने हैक कर लिया और फिर वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर भी दे दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ऑलराउंडर ऑल टाइम T20 बॉलिंग रैंकिंग में 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। रैंकिंग में उमर गुल 557 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं और फिर उसके बाद 857 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। 814 पॉइंट्स के साथ बूम बूम आफरीदी हैं जो कि 6ठे नंबर पर विराजमान है और साबिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल 8वें नंबर पर मौजूद हैं। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अमाद वसीम 9वें और लेग स्पिनर शादाब खान 10वें नंबर पर हैं। एक्चुअली ये भी आपको बताना है कि आईसीसी की जो मौजूदा T20 बॉलिंग रैंकिंग है ना, इसमें अमाद वसीम 8वें, शादाब खान 9वें नंबर पर हैं और इसके अलावा बल्लेबाजों की रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 2 नंबर पर मौजूद हैं। तो बाबर पे तो हम पे पहले ही बड़ा फख्र है और ही हैज ऑलवेज प्रूव्ड हिमसेल्फ। सो दैट वाज द लेटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो ऑल टाइम T20 बॉलिंग रैंकिंग है ना, उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इन केस यू प्लान टू ट्रैवल तो हमारे पास आपको दिखाने और बताने के लिए ये है। अभी तो शायद ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा आज शाम को ही, लेकिन अगले साल के लिए आप प्लान कर सकते हैं या फिर आपको पता है कि इन इलाकों में फेस्टिवल्स होते रहते हैं तो आप तब के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बाद मुख्तलिफ सयाहती मकामात बिलाखिर खुल गए हैं और एकदम से आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल तो खुलने में ज़रा टाइम लगा, लेकिन जो ही ये लोकल ट्रैवल खुला तो ऐसा लग रहा था कि आधा से ज़्यादा आधा पाकिस्तान पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गया और तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपर चित्राल में एक इलाका है, वहाँ पे बरोगल फेस्टिवल शुरू हो गया है और फेस्टिवल में पाक पोलो और याक पोलो ये बड़ा मशहूर है, वहाँ का बड़ा मशहूर खेल है। This is a sight that you would never get to see anywhere else in the world. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब है कि I could not believe my eyes जब मैंने देखा कि याक जो आपने कभी यहाँ पर बकरा ईद पे कोई शौकीन जो है ना वो ले आता है ना याक, बेचारे को एसी में रखना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर ठंडे इलाके का जानवर है, उसके साथ ज्यादती मुझे लग रहा है हो रही होती है यहाँ पे, उसके ऊपर बैठ के पोलो खेला जाता है। दिखने में थोड़ा सख्त जानवर लगता है, बहुत सख्त जानवर क्योंकि इतनी हाइट पे रहता है, इतने सख्त मौसमों का सामना करता है। So this how interesting is this? और बुज़कुशी भाई बुज़कुशी क्या होती है एग्जैक्टली? अब ये आप हमें बता सकते हैं और ये तो हम आपको बता रहे हैं कि आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें ट्वीट करें, तो वो बता सकते हैं, ट्वीट करें और बताएं। क्रिकेट, फुटबॉल, मैराथन रेस, रस्साकशी, कुश्ती और दीगर रिवायती खेल भी इसमें ऑल्दो शामिल होते हैं, लेकिन ये जो याक पोलो है ना, दिस इज द जेम इन द क्राउन। एग्जैक्टली। और इस फेस्टिवल में इलाकाई मौसीकी भी आज होगी। अच्छा, बुज़कुशी क्या होता है भाई? घोड़े पे जाते हैं और एक भेड़ आगे रखी हुई होती है, उसको उठाते हैं शायद, क्योंकि वो जो जिन लोगों ने वो अर्थरोल ड्रामा देखा है ना, उसमें भी कुछ इस तरह के 1-2 गेम्स हैं जिसमें वो भेड़ को या मेंढे को कंधे पे बिठा के जो है वो दौड़ लगा रहे होते हैं, तो उससे मिलता जुलता कुछ है। ये फेस्टिवल 2 दिन तक जारी रहेगा और इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा हूँ कि याक को, घोड़े को तो आपको पता है कैसे कंट्रोल करना है, याक को कैसे कंट्रोल करते होंगे? याक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता होगा, पर आपको एम ही पता है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मे भी ना होता हो, आई डोंट नो। ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आप हमें जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बता सकते हैं कि इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस याक पोलो, बुज़कुशी के बारे में अगर आपको पता है तो जरूर हमें समझाइएगा। अगर आप कोई कहे ना कि जनाब उसको तो मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत नहीं है या वो यूं सर झुकाए मोबाइल में नहीं घुसा रहता, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि शायद ही कुछ लोग हैं, और वो पर्टिकुलरली अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों के लिए एक बेबी सिटर की सी हैसियत इख्तियार कर ली है, ना चाहते हुए भी। कोई माँ, बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं करना चाहिए। बाज़ पेरेंट्स बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं जिन्होंने बचपन से ही, क्योंकि वो अकेले रहते थे, बाहर के मुल्कों में रहते थे, वर्किंग वेमेन और वर्किंग फादर कपल था, तो उनके बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामने, बच्चों की स्पीच डिले हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुसे रहें, और भी बड़े फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। अब्दुल्ला, मैं पढ़ रही थी कि 25% आपका, आप वैसे मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 25% आपका मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना? रिप्लेस करना कुछ अच्छी आदतों से, मेरे ख्याल है किताब पढ़ लेना उससे ज्यादा बेहतर जो है ना, मुझे लगता है बड़ी कही सुनी बातें लगती हैं। लत है मोबाइल पे, जब बंदा लग जाए तो फिर तो उसके कुछ सजेशंस मेरा ख्याल है कि हम देंगे आपको आगे चलकर, और एक ऐप है जिसका हम तस्करा कर रहे थे, वो किस तरह से इसमें कारगर साबित हो सकती है, वी गोइंग टू टेल यू दैट एज
एज वेल, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कराची में लगता है कि पता नहीं किस मटीरियल की बनाई गई हैं इमारतें, और जब इमारतें बन जाती हैं तो उनको कोई चेक करता है नहीं करता है, क्योंकि एक के बाद एक इमारत गिर रही है, जानी और माली नुकसान हो रहा है। मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी रविश बदलने को तैयार है नहीं, और टू बी ऑनेस्ट कोई खास उम्मीद भी नहीं है। इस इदारे से जवाब तलबी क्यों नहीं होती, समझ से बाहर है। कराची के इलाके लियारी में 2 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 2 अफराद जहां वाहक हुए, 11 अफराद जख्मी हुए। बिहार कॉलोनी में जहां हादसा पेश आया वहां से थोड़ी ही दूर मजीद ऐसी ही कमज़ोर इमारतें भी मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट गिरने वाली हैं। बिल्कुल, और मखदूश हो चुकी हैं बाकायदा। बारिश के बाद ये सूरत हाल में ज़्यादा नज़र आ रही है। गैर कानूनी तौर पर चाइना कटिंग करके ये इमारतें बनाई गई हैं। ये हमें बाद में पता चलता है जब इमारत गिर जाती है और उसमें जाली और मानी नुकसान हो जाता है। 2 रोज़ पहले की अगर बात करें तो कराची के इलाके कोरंगी में 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ भाग हुए और 7 जख्मी हो गए। और गुज़िश्ता चंद माह में कई इमारतें गिरने के कई वाक़यात पेश आए और कई अफराद जाँ भाग हुए, कई जख्मी हुए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से लियारी में 49 इमारतों और पूरे कराची में 400 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिन्हें ख़तरनाक करार दिया गया है। और सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है, जहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सिर्फ नोटिस चस्पा किए जाते हैं और इसके अलावा ज़बानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हादसे से बचने के लिए कोई अमली एक्चुअली ज़बानी जमा खर्ची अमली इक़दाम हमें कहीं नहीं नज़र आते। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें कब तक होती रहेंगी। SBCA के उन अफसरान से कौन पूछेगा जिन्होंने गैर कानूनी इमारतों के बनने की इजाज़त दी है। ये तमाम जवाबात हैं जिनका सवालात हैं जिनका जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, हर दफ़ा इमारत गिरती है हम यही सवालात उठाते हैं। लेकिन क्या सिंध हुकूमत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब तलबी करती है किस तरह से ये इमारतें बन जाती हैं? इमारतें बन जाती हैं तो उनको चेक एंड बैलेंस उनकी मेंटेनेंस कौन देखता है? जो इमारतें पुरानी हैं वो किस हाल में हैं, कब तक कायम रह सकती हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि इमारतें चंद साल पहले ही बनी होती हैं, 6-8 साल पहले बनी होती हैं, लेकिन वो इस कदर नाकिस मटेरियल से तैयार की गई होती हैं। वाक़यात हुए बड़ी नई इमारतें बनी हुई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और कुछ इमारतों की बेसमेंट में चूंकि बारिश हुई, पानी बहुत दिन खड़ा रहा तो खस्ता हाल हुई और वो फिर गिर गई। इसके बाद बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बिल्कुल छोटे बच्चे हों, सब लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अब उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं? रोकना तो चले नामुमकिन है, लेकिन उसे बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? ज़िंदगी की कामयाबी बैलेंसिंग में है, तो अगर हम तमाम चीज़ों को बैलेंस लेकर चलें तो हर वक्त मोबाइल में नहीं घुसे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे करना छोड़ देते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? अब इसका हल अपेरेंटली एक और मोबाइल ऐप है। The irony is, अच्छा जी, एक और मोबाइल ऐप है जो कि जिसका नाम है लॉक एंड स्टॉक, लेकिन ये अपेरेंटली बड़ी कारगर साबित हो रही है। किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से स्क्रीन टाइम कम करने में नौजवानों की मदद कर रही है, पर्टिकुलरली एक तो इश्तहारात से भी आपकी जान छुड़ाएगी, फिर ये एप्लीकेशन दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप से मुतालिक भी नौजवानों को मालूमात देती रहेगी। अब हाउ डज दिस ऑल वर्क? दुबई में तो स्टार्ट हो भी गई है। हाँ, अब वो पाकिस्तान में ला रहे हैं, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। लॉक एंड स्टॉक के पाकिस्तान के कंट्री डेवलपमेंट पार्टनर उमर मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया। उमर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो हमें ये समझाइएगा कि ये लॉक एंड स्टॉक है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब हाउ इट वर्क्स। इसका नाम लॉक एंड स्टॉक इस तरह डेवलप हुआ जी कि आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आप जब लेट से आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से कैंपस सेंटर किया, आपकी क्लास शुरू हुई है, तो आप अपने फ़ोन पे इस ऐप पे जाके फ़ोन लॉक कर देंगे। लॉक का मतलब ये है कि जितने दौरान आपकी ये ऐप चलती रहेगी, वो जितनी भी आपकी और ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सारी लॉक्ड रहेंगी। दैट मीन्स कि आप किसी भी और चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, देयरफॉर आप फुल कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ने कहा जी हम अगर इसको लॉक करते हैं तो हमें क्या इसका फ़ायदा होगा? आजकल आपको पता है स्टूडेंट्स ऑलवेज वांट एन इंसेंटिव। तो उसमें हमने कहा जी कि हर 1 मिनट जो आप अपनी ऐप पर इस ऐप पे लॉक रहेंगे, आपको एक की मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। तो आप समझें कि 1 घंटे के अंदर 60 कीज़ मिलेंगी। अब हमने इस तरह किया कि वो लास्ट पिछले 3 सालों में कुछ 400 वेंडर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं यूएई में, जहां आप ये कीज़ जो आप बिल्डअप करते हैं ओवर एवरी मिनट जो आप स्पेंड करेंगे लॉक, वहां आप यूज़ कर सकते हैं। आई रियली लाइक द आइडिया कि जिस तरह से बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ मिर्ज़ा साहब के, आप जब ये ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बाकी जो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो लॉक हो जाएंगी और उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स मिला करेंगे। तो आप रिवॉर्ड से वो क्या क्या कर सकते हैं, वेंडर्स वगैरह हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ और काम भी कर सकते हैं। आई गेस इसी तरह का सिस्टम है
लेकिन ये बताइए कि इस एप्लीकेशन को पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वहाँ पे नताइज कितने हौसला अफजा हैं जिससे हम ज़रा कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि यहाँ पे भी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा? नतीजे बहुत अच्छे हैं क्योंकि नॉट ओनली 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हमने मिनट्स को ईयर्स में कैलकुलेट किया है कि कितने मतलब मिनट्स टोटल 3 सालों में ये तलबा जो है इन्होंने लॉक इन किए हैं, तो वो तकरीबन कोई 500 साल से ऊपर बनते हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ऐप की जो है काबिलियत और इसका जो सक्सेस है कि 3 सालों में 500 ईयर्स वर्थ ऑफ लॉक मिनट्स हमें मिले हैं इसमें। और पाकिस्तान में हम समझते हैं कि ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा बिकॉज इसमें ये है कि मेन चीज़ है कि इंसेंटिवाइज़ करना है हमने स्टूडेंट्स को कि अगर वो फ़ोन या अपनी डिवाइस लॉक रखते हैं, मुझे भी इंसेंटिवाइज करें, इंसेंटिव देंगे, मैं भी लॉक करके बैठ जाऊँगा सारी सोशल मीडिया। स्टूडेंट्स के लिए उमर साहब से पूछ लेते हैं। उमर साहब, स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा, लेकिन स्मार्टफोन एडिक्शन से ये सिर्फ तलबा या नौजवानों में नहीं है, बड़ी उम्र के लोग हैं जो बड़े एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनकी ये लत छुड़ाने का क्या तरीका है? वो कुछ हो सकता है तरीका? ये बड़ी उम्र से हम नहीं मुराद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं फिलहाल। हमने इसको जी लास्ट 1 साल में काफ़ी मॉडिफाई किया है, और पहले हम ये चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स शुड बी आवर मेन टारगेट, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल यूज़र्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें हम ऑप्शंस पाकिस्तान के लिए मॉडिफाई करेंगे। पहला ऑप्शन आएगा कि आप स्टूडेंट हैं कि नहीं, अगर आप नहीं हैं तो क्या आप ग्रेजुएट हैं, आपने ऑलरेडी ख़त्म कर लिए, और तीसरा ऑप्शन आएगा नीदर। तो इसमें कॉमन पर्सन कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऐप और उनको भी फ़ायदा होगा इसमें। एंड लाइक आई सेड, हमारे रिवॉर्ड्स जो हैं पहले लिमिटेड टू स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमने इसमें कहा था जी पाकिस्तान जैसी मार्केट में हम इसको डिफ़ाइन ना करें जी कि ये एज ग्रुप खाली हो, इट शुड बी फॉर ऑल। तो पीपल फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एज ग्रुप कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड उसमें वो बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं जो हम इंशाल्लाह वेंडर से लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। उमर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या टैंजिबल बेनिफिट्स होंगे, क्या आपको कहीं ट्रैवल पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या कोई ऐसे ही आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे इन पॉइंट से नहीं खरीद सकेंगे। सो वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर तो वाकई कोई अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो दिस इज सक्सेसफुल सर। अभी हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे बेनिफिट से आप मोबाइल यूज़ करें, नया मोबाइल खरीद लेंगे, नया मोबाइल खरीद लेंगे आप बेनिफिट से। मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। देखें, अगर 1-2 घंटे भी आप रुक रहे हैं और सोशल मीडिया आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और उन बेनिफिट्स का, उन कीज़ का आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी आदत भी तो कम हो जाएगी ना। शुरू में आप बेनिफिट्स के लिए ये करेंगे, लेटर ऑन वो आपकी आदत बन जाएगी कि आप सोशल मीडिया ऐप्स पे कम टाइम गुजारेंगे। हाँ, आदत कम होगी तो फिर आपको जाहिर है मसला भी हल होगा, आपका जो गोल है अल्टीमेट वो अचीव कर लेंगे फिर आप। आपको पता है कि मोटरवे वाले वाक़े पर पूरी दुनिया, पूरा मुल्क, तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी सरापा एहतजाज हैं और मुल्क भर में ज़्यादती के बढ़ते हुए केसेस के खिलाफ जहां फ़नकार बरादरी सरापा एहतजाज है। आपको बता दें कि आयशा उमर, फैसल कुरैशी, मुमल शेख, उशना शाह और दीगर फ़नकारों ने न सिर्फ मोटरवे ज़्यादती केस की खुलकर मजम्मत की, फ़नकार बरादरी ने मोटरवे वाक़े के खिलाफ आज कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। सो ये तो हमने चंद का नाम लिया है, लेकिन ये सैकड़ों आर्टिस्ट हैं जो कि इस एहतजाज में भी शिरकत करने जा रहे हैं। आज अगर आप इन आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप उनका मौक़िफ़ सुन सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। बाहर आज एहतजाज, कराची प्रेस क्लब के बाहर सोसाइटी ऑफ फनकार भी अब बाहर निकल रहे हैं इस मामले को लेकर, और बढ़ते हुए वाक़यात, और ये अब मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि ख़वातीन को एटलीस्ट अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज ना करना पड़े। बिल्कुल, और जो अब तक एहतजाज हुए हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और एक पोस्ट काफ़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि एक 5 साल की ऑलमोस्ट बच्ची थी, वो कह रही थी कि आप सोचें कि अगर मैं प्ले ग्राउंड के बजाय यहाँ पे अपनी हिफाजत और अपनी माँ की हिफाजत के लिए एहतजाज कर रही हूँ तो then there is something wrong। अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये है कि CCPO वाला मामला, आपको पता ही है कितना इस पे लोगों ने प्रोटेस्ट भी अपना रिकॉर्ड कराया, ऑफेंड भी हुए, और उसके बाद शो कॉज नोटिस बिल आखिर बड़े प्रेशर के बाद CCPO लाहौर को मिल गया, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग की बात भी शुरू हो गई थी। और ये सवालात उन्होंने उठा दिए थे कि खातून जो हैं वो रात के इस पहर GT रोड से क्यों नहीं गई और पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। तो CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये मामला अदालत में लेकर गई है और जस्टिस कासिम अली खान इस केस की समाअत कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है? चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के ये रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हम ये रिमार्क से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। CCPO को उन्होंने जवाबदही के लिए तलब भी कर लिया है अदालत में।
और मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनकी पिटिशन है, उन्होंने अदालत से रुजू कर रखा है इस मामले के ऊपर और CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी कौम और पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं। आज उनकी जानिब से तलब भी किया गया है और CCPO लाहौर उमर शेख के साथ पहले भी कई तनाज़ात हैं जो कि जुड़े हुए हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की तब्दीली को भी उनके साथ इख्तलाफात से जोड़ा जा रहा है और मोटरवे सानहे के बाद उमर शेख के गैर ज़रूरी और गैर संजीदा बयानात ने उनकी शख्सियत को मज़ीद मुतनाज़ बना दिया है, लेकिन हुकूमत उन्हें तब्दील करने पर राज़ी नहीं है। अपोजिशन भी बस एक शख्स की तब्दीली के मुतालबात पर आकर रुक गई है और पुलिस में इस्लाहात की अगर हम बात जैसे शुरू में भी कर रहे थे तो उस पर कोई बात नहीं की जा रही, वो असल चीज़ है। पंजाब हुकूमत CCPO लाहौर को शो कॉज नोटिस इसी बात को वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन बहरहाल आज की अपडेट आपसे हमने शेयर की कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी काफ़ी बरहम नजर आए हैं और उन्होंने आज तलब कर लिया है CCPO लाहौर को। वज़ीर आला का एक्चुअली क्या कहना था, ये सुनिए ज़रा। बिल्कुल, ये एक इररिलेवेंट बात थी जो उन्होंने की है और इसके लिए IG ने CCPO को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है कि इस किस्म की जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट हैं बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और जो ये स्टेटमेंट आपने दी है इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून CCPO लाहौर को फौरी हटाने का मुतालबा कर रही है। इसके लिए उसने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है, जिसकी ताज़ा अपडेट भी हमने आप तक पहुंचाई। सुनिए ज़रा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की जो बयान जो आया कि उन्होंने इल्ज़ाम जो है इस वाक़े की इनडायरेक्टली जो है खातून जिसके साथ ये जुल्म हुआ उस पर डालने की कोशिश, यानी उन्होंने विक्टिम को जो है कल्प्रिट बनाने की कोशिश की तो उनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, वहाँ से जाना चाहिए था और पेट्रोल किस तरह ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए भी शर्मसारी का बायस है कि उनका एक सीनियर अफसर इस किस्म का बयान हो। ऑपोजिशन के क्या बयानात हैं ये आपने सुने। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले थाना कल्चर की तब्दीली के बड़े दावे किए थे, लेकिन इन 2 बरसों में महकमा पुलिस में इस्लाहात करना बहुत दूर, कोई इसकी बात तक नहीं कर रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान, कल्चर में तब्दीली तो नहीं आई, बस IGs तब्दील होते रहे, बस ये तब्दीली देखने में आती है। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, पहले तो ये बता दें कि आप CCPO लाहौर की तब्दीली क्यों चाहते हैं? क्या पार्टी की तरफ से आपको हिदायत दी गई है या आप अपने तौर पर ये काम करने निकले हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा CCPO के साथ कोई ज़ाती मामला नहीं है। CCPO के साथ मेरी उनकी अपॉइंटमेंट जो एक गैर कानूनी तरीके से की गई है, ये रिक्वायरमेंट है पुलिस ऑर्डर 2002 की कि PPO यानी IGP की रिकमेंडेशन आती है और उसके बाद फ़ैसला किया जाता है। तो इनके केस में IG की रिकमेंडेशन नहीं आई। ये पुलिस ऑर्डर 2002 का जो सेक्शन 11 है, आर्टिकल 11 जो है, ये उसकी क्लियर वायलेशन है। ये इसमें इन्होंने सारे लेट डाउन प्रोसीजर को बाईपास किया है और ये कोई किसी की फ्री विल तो नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर जैसे मर्जी आर्बिट्रेरी मैनर के अंदर विदाउट द फोर्स ऑफ लॉ वो कोई भी ऐसा इकदाम कर लें या कोई ऐसा फ़ैसला कर लें जिसके साथ वो समझें कि ये उनकी अपनी स्वाबदीद है तो ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने जो भी एक्ट करना है इन अपॉइंटमेंट के हवाले से वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है और कानून जो इस चीज़ का है वो पुलिस ऑर्डर 2002 है और पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिकत से जो भी ऑर्डर्स नहीं होंगे वो गैर कानूनी होंगे। तो इस बुनियाद पर उसको हमने चैलेंज किया है। अच्छा मलिक साहब, अब एक शख्स की तब्दीली से क्या हासिल कर लेंगे? क्या बेहतर नहीं है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन पुलिस रिफॉर्म्स लाने का मुतालबा करे, थाना कल्चर की तब्दीली जिसका हुकूमत वादा करती रही थी उसके लिए हुकूमत पर दबाव डाले, या फिर वही बात, फिर आवाम तो समझते हैं ना कि पुलिस का कल्चर ठीक हो जाएगा तो किसी भी सियासी जमात के मफाद में नहीं रहेगा? तो हमारी जो पिटीशन है बेसिकली सिस्टम के मुताबिक है, हम किसी पर्सन के ख़िलाफ़ नहीं है। ना हमें शुएब दस्तगीर साहब के साथ कोई ऐसा मामला था कि हमें उनकी ज़ात से कोई अनाद होता, या ना हमें इनाम गनी साहब के साथ कोई ऐसा मामला है, लेकिन उनकी ये जो उनकी प्री मैच्योर उनकी पोस्टिंग की गई तो उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को
नज़रअंदाज किया गया। इसको बुनियाद बनाकर हमने चैलेंज किया है कि पुलिस ऑर्डर 2002 की कंप्लायंस नहीं है। तो एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग ऑफ दोज रिफॉर्म्स, जिन रिफॉर्म्स की बात यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देखें ना, एक IGP को मैक्सिमम 4 माह से ज़्यादा का अरसा नहीं मिल रहा, तो पूरी पुलिस का मोरल जो है वो बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये इट इज़ नॉट अबाउट वन IGP, इट इज़ अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। वो अगर एक के साथ नहीं चल सके, दूसरे के साथ नहीं चल सके, तीसरे के साथ नहीं चल सके, तो और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होती है। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, अगर CCPO साहब के हम इस बयान को इस बात को भी एक तरफ रख लें, क्योंकि इस पे तो बहुत बात हो चुकी है, ये बयान एक माइंडसेट की नुमाइंदगी करता है जो अब भी औरत को मर्द के बराबर नहीं समझते। ये माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? हमारी सियासी क़यादत ने इससे मुताल्लिक़ क्या सोचा है? बैठी हैं, मैं अगर आपसे बात करूं और मैं आपसे मुखातिब होते हुए ये कहूँ कि आई हो या आई हैं, तो नॉर्मली हमारे उर्दू ज़ुबान से हम सब की हम जानते हैं इस चीज़ को कि अल्फाज के अंदर तहकीर और तकरीम दोनों छुपी हुई है। यानी कैसे अल्फाज का चुनाव आप करते हैं। तो ये ना सिर्फ कि ये एक इशू था कि उन्होंने इसमें विक्टिम ब्लेमिंग की, इसमें तहकीर का एलिमेंट भी था। अब ये कैसे इस किस्म के माइंडसेट के साथ आपने कॉम्बैट करना है? क्या ये कोई कुरून वस्ता का दौर है, मिडीवियल एज के अंदर हम बैठे हुए हैं कि ये इस तरह की बातें, को ट्राइबल सोसाइटी में हम हैं? ये लाहौर शहर है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंसेस ऑफ पुलिस, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी इसी शहर के अंदर है। सबसे ज़्यादा पुलिसिंग यहाँ पर इफ़ेक्टिव है, सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स के साथ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसमें एक ऐसी अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके साथ लोगों की लाइफ, ये दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी ले आए और अगर उसके बावजूद भी यहाँ जो सिस्टम फिट है वो अपग्रेड नहीं होगा तो कोई टेक्नोलॉजी आपके काम नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो दिमाग का सिस्टम है, माओं को किरदार अदा करना होगा, वालिद को किरदार अदा करना होगा, सबको और साथिज़ा को किरदार अदा करना होगा। और दैट इज इट फ्रॉम टुडे। वी आर गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह टुमारो। आप मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखें और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखें। अल्लाह हाफ़िज़।